अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ माविश इद्रीस और खुशामदीद कहती हूँ आपको इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ियाबीतस डिसिप्लिन का एक बहाना। यू पीपल आर वॉचिंग मी लाइव फ्रॉम डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान फेसबुक पेज। बात करते हैं हम ज़ियाबीतस की इकसाम की, इससे मुरतब होने वाले मनफी असरात की, और किस तरह इन मनफी असरात से हम लड़ सकते हैं ताकि एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकें। और इस पर हमें गाइड करते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के मायनाज कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। आइए आज इनसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका सर? थैंक यू, फाइन। सर, सारा कुछ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। इट्स बिट ऑफ पर्सनल। मैंने प्रोग्राम्स भी किए हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ शायद पहले पूछ लेनी चाहिए थी। व्हाट कैचेज योर इंटरेस्ट इन ट्रीटिंग डायबिटीज़? इट वाज इन 1997 जब ये बात जो शुरू हुई, 96-7 की बात है। तो मेरी अभी हाउस जब स्टार्ट हुई थी, हाउस जब का पहला दिन ही था, तो हमारे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर महमूद अली मलिक। तो वो आमतौर पे जब पेशेंट अपने रेफ़र करते थे जिना हॉस्पिटल में, तो वो डायग्नोसिस लिख देते थे, फिर कहते थे कि ये अब हाउस ऑफिसर जो भी ड्यूटी है वो ट्रीट करे। तो ये मेरा पहला दिन जो ड्यूटी का था, तो उन्होंने जो पेशेंट भेजा वो एक लड़का था यंग, जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस थी। अच्छा। वो होश में नहीं था, ब्लड शुगर लेवल उसके कोई 400 के करीब थे और उसके यूरिन में कीटोन्स आ रही थी। सेमी कॉन्शियस थे पेशेंट और इरिटेबल भी थे। वो उसको हम जब भी ट्रीट करने जाते थे तो वो पेशेंट काफ़ी हमारे से बड़ी बैड लैंग्वेज यूज़ करता था वो लड़का। अच्छा। और हमें पता था जो कि मेडिकली वो ठीक नहीं है, तो इसलिए इस तरह से कर है। तो जब उसके हम ट्रीटमेंट शुरू की, इंसुलिन लगानी शुरू की, और फिर इंसुलिन के बाद जब सुबह तक उसको होश आ गया और बिल्कुल फ़ाइन हो गया, तो फिर उसने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। और बाद में भी वो थ्रू आउट फॉलो में रहा। वो एक ऐसा दिन था मेरी लाइफ में कि मैंने सोचा कि मैं आइंदा डायबिटीज़ के फील्ड में ही जाऊँगा, बिकॉज इतना अच्छा रिस्पांस और इतनी इमीडिएट रिकवरी हुई पेशेंट की कि, और फिर मुझे लगा कि इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जब हमने उस पेशेंट की हिस्ट्री ली तो उसमें आइडिया हुआ कि उसको बेसिकली इंसुलिन लग रही थी, लेकिन दरमियान में उसको एक हकीम साहब ने कहा कि आप इंसुलिन छोड़ दो, शुगर भी चेक नहीं करनी और मीठा भी खाना है, और इंशाल्लाह ये सारा मामला। उसने कुछ उसको अपने तौर पे जो मेडिकेशन दी और कहा कि आप इंसुलिन छोड़ दो, ये एक नशा है, ये एक भाड़ा है। वहाँ से मुझे एक आइडिया हुआ कि हमारे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है और हमें लोगों को ये समझाना है कि इंसुलिन नशा नहीं है, इंसुलिन एक आबियात है जो आपकी डायबिटीज़ का एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। सो फ्राम दैट वो एक स्टार्ट हुई, और वहाँ से फिर डायबिटिक इंस्टीट्यूट जब ओपन हुआ तो इन लोगों ने मुझे हायर कर लिया। यहाँ से मैंने काम शुरू किया, यहाँ हमने ट्रेनिंग भी की और पेशेंट देखने भी शुरू किए, हेल्पलाइन पे भी पेशेंट्स लिए, और ये इस तरह से आगे चलता गया। मैं फेलोशिप मेडिसिन में कर ली, फिर मैं डायबिटीज़ एंडोक्रिनोलॉजी की फेलोशिप में चला गया। तो ये इस तरह से है। सही। अच्छा सर, कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है इट्स नॉट क्योरेबल बट इट्स अ मैनेजेबल डिजीज़। तो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में डिफ्रेंशिएशन पहले तो सिर्फ हम एज की बेस पे करते थे कि अगर कोई पेशेंट लेस दैन 20 ईयर एज में आए हैं तो इसका मतलब वो टाइप 1 डायबिटिक होगा, और अगर 40 के बाद आए हैं तो वो टाइप 2 में आएंगे, और दरमियान में वेरियस दोनों तरह के केसेस आते थे। लेकिन अब अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है इसकी साइंटिफिक बेसिस पे चलते हैं। जो पेशेंट्स वेट लूज़ करके आ रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनके अंदर प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, यूरिन बहुत आ रहा है और सिक लुकिंग है, आपको दूर से आप देख के कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है या ये पेशेंट जो है ये सिक है। तो जो सिक लुकिंग है ये टाइप 1 में फॉल करते हैं क्लिनिकली, और जो जिनकी लुक ऐसी सिम्टोमेटिक नहीं होते वो फॉर एग्जांपल अपने किसी प्रोस्टेट का ऑपरेशन के लिए को पेशेंट गया और ब्लड शुगर चेक करवाई है तो ब्लड शुगर हाई आई है। तो ये जो इंसिडेंटल डायग्नोसिस हुआ है और एक पेशेंट या सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस हुआ है, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि टाइप 2 पेशेंट है या टाइप 1 पेशेंट है। अब आप पूछना चाहेंगी कि आखिर इन दोनों की बैकग्राउंड में फिजियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है। बिल्कुल। टाइप 1 डायबिटिक जो है वो आप ये समझ लें कि उसमें जो लब है, जो इंसुलिन बनाने वाली एक फैक्ट्री है बॉडी में, वो बिल्कुल काम करना छोड़ देती है। उसके अंदर पेशेंट में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है।
और इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है कि वो पेशेंट इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज लेवल को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाता और ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज नहीं होता। नतीजा ये होता है कि वो पानी भी पिए जाता है, यूरिन भी करी जाता है और खाए पी भी जाता है ज़्यादा, लेकिन वेट उसका लूज़ होता जाता है। और ये है इंसुलिन डेफिशिएंसी का एक साइन। और ऑन दी अदर हैंड जो टाइप 2 डायबिटिक है उसके अंदर इंसुलिन पहले ज़्यादा पैदा होती है, फिर नॉर्मल होती है, फिर कम हो जाती है। अच्छा। वो 3 फेजेस में से गुजर के आता पेशेंट। और उस पेशेंट में सिम्टम्स की सिवियरिटी इसलिए नहीं होती कि 50% लबलबा फिर भी काम कर होता है जब डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई होती है। वो जो 50% लबलबा काम कर होता है तो वो इतना ज़्यादा उसको सिम्टोमेटिक नहीं होने देता, उसकी पेशेंट के अंदर इतनी लामात नहीं आती, वो पेशेंट इतना ज़्यादा उसको यूरिन नहीं आ रहा होता, उसको ज़्यादा प्यास नहीं लग रही होती, वो पेशेंट कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस का शिकार नहीं होता। तो इस किस्म का पेशेंट बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होता है और आमतौर पे ऐसे पेशेंट ओवरवेट होते हैं, यानी इनके अंदर इंसुलिन तो बन रही है लेकिन सही तरह से काम नहीं कर पा रही। आप ये समझ लें अगर हम किसी जगह से हम पानी शराब कर रहे हैं, एक ट्यूबवेल लगाया हुआ है जिससे हम खेत शराब करते हैं, अगर हमारे ट्यूबवेल ख़राब हो जाए, ट्यूबवेल ही टोटल ख़राब हो जाए तो पानी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि खेत शराब होने का तो चांस ही नहीं है ना। तो मैं ये उन लोगों को लिए बता रहा हूँ, ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो गांव से तलक रखते हैं और वो ज़रा से तलक रखते हैं, तो उनको बाज़ समझ आ जाएगी। तो अगर ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा तो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। इसका मतलब अब पानी नहीं निकल रहा या इंसुलिन नहीं निकल रही। और टाइप 2 क्या होता है कि उसमें पानी आ रहा है, इंसुलिन बन रही है, लेकिन शराब क्यों नहीं हो रहे खेत, क्योंकि उसमें से रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। वो सही तरह से जो क्यारियाँ बनाते हैं जिसमें पानी ने सर्कुलेट करना होता है, वो क्यारियाँ सही नहीं बनी है। अच्छा। इसका मतलब है कि वो उसमें कुछ रोल हमारे अपने लोगों का भी है जिन्होंने क्यारियाँ सही नहीं बनाई। तो टाइप 2 में कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट का भी रोल है, जैसे कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप वॉक नहीं करते, आप बैठे रहते कंप्यूटर के आगे, आप नेगेटिव थाट्स का शिकार हैं और आप स्ट्रेस का शिकार हैं, तो इसका मतलब आप बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रोवोक कर रहे हैं। एक तरह से बॉडी में जीन्स हैं उसको प्रोवोक कर रहे हैं। एज ए रिज़ल्ट बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ जन्म ले लेगी। ठीक है, तो ये है टाइप 1 टाइप 2 की कहानी। अच्छा सर, आपने बीच बीच में थोड़े से असरात या सिम्टम्स जो अराइज होते हैं इस कंडीशन में वो आपने बताए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा और प्रिसाइज करके कि डायबिटीज़ 1 के कौन से सिम्टम्स होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ के कौन से सिम्टम्स होते हैं जो अराइज हों तो हमें थोड़ा सा होना चाहिए कि नहीं वी हैव टू गो फॉर सर्टेन टेस्ट। डायबिटीज़ के क्लासिकल सिम्टम्स हैं, इनको पोलीयूरिया, यूरिन का ज़्यादा आना, पोलीडिप्सिया, प्यास का ज़्यादा लगना, पोलीफेजिया, भूख का ज़्यादा लगना, वेट का कम होना या वेट की ज़्यादती भी कई दफ़ा, और इसके बाद जो है वो इन्फेक्शंस का बार बार होना, जैसे स्किन पे इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती हैं, ये भी हमें अलर्ट करती हैं कि अब कोई अंदर कहानी चल रही है डायबिटीज़ की। और सम टाइम कुछ लोग अपनी एक्यूट न्यूरोपैथिक सिम्टम्स के साथ आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि असाबी तकलीफ़ के साथ आ जाते हैं। जैसे शुरू में डायबिटीज़ के टाइप 2 के पेशेंट जो हैं उनके बर्निंग ऑफ फीट शुरू हो जाएगी। वो कहेंगे जी हमारे पाँव जलना शुरू हो गए हैं, पाँव पे ऐसे लगता है जैसे सोइयाँ चुभ रही हैं। अच्छा। तो ये जो पैरासीजियाज नमनेस है पाँव की, ये भी एक अलामत है कि बॉडी में डायबिटीज़ हो सकती है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे में अलर्ट होना चाहिए। ऐसे अफराद जो अदरवाइज़ ओबीज़ हैं उनको अपनी डायबिटीज़ का चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा, ऐसी फ़ीमेल जिनके बच्चों के साइज़ बड़े थे, वेट ज़्यादा था, या उनके सर का साइज़ ज़्यादा था, अच्छा। उनको उन्होंने पैदाइश उनकी हुई, इसका मतलब ऐसी फ़ीमेल्स डायबिटिक हो सकती हैं, उनके अपनी डायबिटीज़ के चेकअप के लिए टेस्ट करवाने चाहिए। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है तो फिर आपको अलर्ट रहना चाहिए, आपको आफ्टर द एज ऑफ 30 अपनी एनुअल जो है ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराना चाहिए। और अब आसान सी टेस्टिंग हो गई। अभी मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक गो में आप करवा लें। आप सुबह गए हैं, आपने अपना HbA1c दिया जो कि 3 महीने की एवरेज शुगर टेस्ट है, और साथ ही ब्लड शुगर फास्टिंग दे दी, वहाँ से इंटरप्रिटेशन करके डायग्नोसिस हो जाएगी। तो इट्स ईजी है, 1 स्टेप डायग्नोसिस है। अच्छा सर, यहाँ पे मैं ये एक बात पूछना चाहूँगी कि अभी आपने जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर मैं एडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो समझ में आता है, लेकिन अगर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो क्या उनके अंदर भी ये सिम्टम्स बच्चों में सेम है या वेरी करते हैं? बच्चों में चूँकि टाइप 1 डायबिटीज़ के इंसिडेंस ज़्यादा है, तो बच्चों में यही इलामात ज़्यादा शिद्दत के साथ आएंगी।
तो उनके माँ बाप नोटिस कर लेंगे कि बच्चा रात को 4 दफ़ा वॉशरूम जा रहा है यूरिन करने, और बच्चा सारा दिन जो है वो उसको प्यास लगी रहती, पानी की बोतल लेके फिर रहा है। एक इंग्लिश के ये जो है सॉरी ब्रिटिश एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक स्टोरी लिखी अपने बच्चे के बारे में, और ये उन्होंने अपने टाइवान डायबिटीज़ के बारे में लिखी। तो उसने जो शुरू में उसमें वर्ड्स ऊपर लिखी होती हैं, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि मेरा बच्चा दिन में घड़ों पानी पी जाता था, ये घड़ों पेप्सी पी जाता था। ये मैं तर्जुमा बता रहा हूँ इंग्लिश का, कि वो पेप्सी और कोका कोला और ये सारी जो ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है, ये उसका मतलब ये था कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो है बच्चा मेरा लेता था, और इतना ही यूरिन करी जा रहा होता था। तो यानी जितना वो पानी ले रहा था इतना ही यूरिन कर रहा होता था। तो इसका मतलब है कि पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया जो है, ये दोनों की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तो टाइप 1 डायबिटिक्स में डिजीज़ की जो सिम्टम्स हैं उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। टाइप 2 में यही सिम्टम्स होंगी लेकिन उनकी शिद्दत कम होएगी। बात समझिए। तो टाइप 2 वाले को अगर यूरिन से टाइप 1 वाले को रात को 4 दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो जो टाइप 2 का मरीज़ है हो सकता है वो रात को सिर्फ 1 दफ़ा जाए। अच्छा। इन डिजीज़ को इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। सिम्टम सेम है, बट सिवियरिटी, शिद्दत, इलामात की टाइप 1 में ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा सर, ऐसे कौन से टेस्ट्स हैं जिनके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं कि डायबिटीज़ है? लेकिन इसके अलावा मैं एक एडिशनल क्वेश्चन एक और पूछना चाहूँगी कि ठीक है, कुछ टेस्ट से हम डायग्नोसिस हमें पता चल जाता है दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, बट ये कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि टाइप 1 है या टाइप 2 है? तो उन टेस्ट पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायबिटीज़ कैसे डायग्नोज करनी है। इसमें 3 टेस्ट शामिल होते हैं। रूटीन में हम 3 करते हैं, कई दफ़ा हम एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे एक फास्टिंग शुगर लेवल है, अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल 126 से ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ है। अच्छा। एक है आपने रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करवाए हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हो, मैं कहता हूँ ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लें, दिस विल बी कॉल्ड रैंडम ब्लड शुगर लेवल। यानी हमने ओकेजनल कर लिया ब्लड शुगर लेवल, रैंडम में कर लिया एट रैंडम, वो लेवल 200 से ज़्यादा हो और प्लस सिम्टम्स भी हों तो एक ओकेजन पे डायग्नोसिस हो जाएगा। अगर पेशेंट में सिम्टम्स नहीं है और 200 से ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल आएंगे तो इसका मतलब है कि वो 2 ओकेजन्स पे आना ज़रूरी है, तो अगले दिन फिर दोबारा रिपीट करेंगे। तो ये हो गया ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर रैंडम। अब एक और टेस्ट आ गया, इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। ये हमें पिछले 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर लेवल बता देता है। तो अगर पिछले 3 महीने का ये टेस्ट 6.5% से ज़्यादा है तो पर्सन इज़ डायग्नोज्ड एज डायबिटिक। अच्छा। तो ये 3 टेस्ट आपके हो गए, हीमोग्लोबिन A1C, इसको हम HbA1C भी कहते हैं। ये उस HB का ही हिस्सा है जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन ये वो उससे डिफरेंट है। अच्छा। HbA1C इसकी टेक्निक डिफरेंट है करने की। HbA1C फास्टिंग शुगर और एक रैंडम शुगर। अच्छा। अगर एक ओकेजन पे आ गए हैं और पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो हम इनको डायबिटीज़ लेबल कर देंगे। अगर पेशेंट में सिम्टम्स नहीं है तो हम 2 ओकेजन पे ये टेस्ट करना चाहेंगे। सही। अब आपने पूछा कि टाइप 1 को अगर हमने कंफर्म करना हो तो कोई ऐसे टेस्ट अवेलेबल है? इसका आंसर येस है, लेकिन इसके साथ एक बात मैं वाज़ह कर दूं कि टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादा है। ठीक है। एक बच्चा है, इसकी एज लेस दैन 20 है, वेट लॉस के साथ आया है, बहुत सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है, पोलीयूरिया है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है, उसको प्यास बहुत लग रही है और एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है। डायग्नोसिस इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। अच्छा। ठीक है। एक बच्चा है वो एमरजेंसी में आ गया है, उसका सांस खराब है, उसकी ब्लड शुगर की है 300 में है, यूरिन में कीटोन्स चेक किए हैं। कीटोन्स वो जहरीले मादे हैं जो इंसुलिन की कमी से बनते हैं। कीटोन्स आ रहे हैं, थोड़ी नींद बेहोशी में आ गए, जैसे मैंने आपको पहला पेशेंट बताया था। तो ये जो है डायबिटिक कीटोसिडोसिस में आया पेशेंट, डायग्नोसिस इज टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आप कभी कुछ लोग जो हैं वो इक्विवोकल केसेस होते हैं जिनमें सिम्टम्स इतनी नहीं हैं लेकिन वो कीटोन्स भी आ रही हैं, टाइप 1 वाली बातें भी हैं, टाइप 2 वाली भी हैं, और हम रीजनेबली कंफर्म करना चाहते हैं कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो उसमें एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग है, इसमें GAD65 एक एंटीबॉडी है, उसको हम कर लेते हैं। एक एंटीबॉडी है जो इंसुलिन के जो बनाने वाले सेल्स होते हैं उनको आइलेट सेल्स कहते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हम करवा सकते हैं। ये पाकिस्तान में भी अब ये कुछ लैब्स जो हैं ये टेस्ट कर रही हैं, पहले तो ये सिर्फ बाहर UK में अवेलेबल थे। ठीक है। ठीक है।
अच्छा सर, अब टेस्ट तो डायग्नोसिस हो गया, अब ये कहा जाता है कि ये हमेशा रहने वाली बीमारी है, आपने इसको मैनेज करना है। और इसकी मैनेजमेंट पे आके अक्सर लोग घबरा भी जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ आ जाती है कि आपने इस टाइम इसको मॉनिटर करना है और सारा कुछ। तो आप इसका मैनेजमेंट प्लान कैसे बताएंगे? टाइप 1 डायबिटीज़ में मैनेजमेंट इश्यूज़ काफ़ी आते हैं, क्योंकि बच्चों को आप डील कर रहे होते हैं, बच्चों को समझाना, उनको काउंसिल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। फैमिली के लिए भी काफ़ी पेनफुल होता है कि उनके एक बच्चे को लिखते जिगर को इंसुलिन लगने जा रही है, इंजेक्शन लगने। ऑल दो जब बच्चे यूज़ टू हो जाते हैं तो ये इतनी बड़ी गेम नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने बच्चों में ये भी सलाहियत रखी होती है कि जो चीज़ उनको सिखा देते हैं उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्डर पर्सनस। अब आप एक 60 साल के बंदे की लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बिल्कुल, ठीक है ना। इसके मुकाबले में जो 15 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसको समझाना और उसको एक नया लाइफस्टाइल पे डालना वो आसान है। आखिर हम एक्वायर ही करते हैं ना सारी नॉलेज है। जैसे अब एक बच्चे को आप चपाती भी लगा देते हो, आलू वाले पराठे खिलाते हो, तो ये कोई वो जैसे वो पैदा हुआ था तो वो खाता तो नहीं ना आया, विद द पैसेज ऑफ टाइम उससे लर्न किया है। इसी तरह अगर आप बांग्लादेश में होते हैं तो आप राइस खाना लर्न करते हैं और कुछ नहीं खाते, ज़्यादातर राइस खाते हैं वहाँ पे। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हो। अच्छा, तो अगर आप बच्चों को 12 ईयर की एज से या 10 ईयर की एज पे अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई और आपने एक डाइट प्लानिंग उसको समझा दी है और उसे ये भी समझा दिया कि डोज एडजस्टमेंट कैसे करनी है फॉर नॉर्मल ईटिंग, इसको हम डेफिनिफ्राम भी कहते हैं, डोज एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल ईटिंग, तो अगर समझा दी है तो वो बच्चा उसको लर्न कर लेगा, प्रोवाइडेड कि डी ट्रैक ना हो जाएं पेरेंट्स और बच्चा। अब डी ट्रैक कहाँ से उन्हें, हमारे लोग हमेशा सब्ज़ बाग देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, अब उनको सब्ज़ बाग दिखा देना वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। और कोई भी जो पेशेंट होता है वो चूँकि अपनी डिज़ीज़ का क्योर चाहता है और वो चाहता है कि कोई शॉर्ट टर्म प्लान हो जिससे बीमारी बिल्कुल जड़ से उखड़ जाए, तो इसलिए हमारे लोग डी ट्रैक हो जाते हैं। जब उनको कोई इश्तिहार देखते हैं कि ये एक गिलास पी लें आपकी शुगर ख़त्म, ये फ़लानी चीज़ ले लें आपकी शुगर ख़त्म, इंसुलिन से छुटकारा, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। तो अब जब आप लफ्ज़ पढ़ते हैं इंसुलिन से छुटकारा, एक दफ़ा तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान भी अट्रैक्ट ज़रूर होता है। और आपको पता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसका मेन मकसद यही होता है कि एक दफ़ा अट्रैक्टिव सा मैसेज दिया जाए और उस अट्रैक्टिव मैसेज पे से अगर कोई 1% लोग भी अमल करते हैं तो उनकी उसमें से अपनी मार्केटिंग का पर्पस पूरा हो जाता है। तो यही पर्पस चलता है। और फिर गांव में लोग जो हैं वो बच्चियों को ख़ास तौर पे वो कहते हैं इनको अब क्या इंसुलिन लगाएंगे, इनके रिश्ते तो होने नहीं हैं इस पेज पे। और बच्चों के बारे में भी कुछ लोग ये राय शुरू हो जाती है, तो इसलिए वो फिर इंसुलिन से भागते हैं और अल्टीमेटली इंसुलिन छोड़ भी देते हैं। कुछ फाइनेंशियल रीजंस भी होती हैं, कुछ लोग इंसुलिन को महंगा समझते हैं, हालांकि एक्चुअली अगर आप कंपैरिजन करें टैबलेट्स इंसुलिन इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है ये ट्रीटमेंट, लेकिन वो चूँकि लगाना और फिर उसके मॉनिटर करना ब्लड शुगर लेवल, और चूँकि थोड़ा सा इसमें हैजल इन्वॉल्व है इसलिए हर बंदा इसको अवॉइड ज़रूर करता है। इसके मुकाबले में आप मुझे बताएं कि आप कभी किसी पेशेंट को आपने देखा होगा जिसकी बिनाई कमज़ोर हो जाए तो वो क्या करते हैं? डेफिनेटली आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अच्छा, आई स्पेशलिस्ट क्या एडवाइस करता है? आई स्पेशलिस्ट कहता है आइदर आप ग्लासेस लगाएं या अगर ज़्यादा सिवियर कोई मसला तो ऑपरेट क्या कभी आपने किसी को सुना है कि वो ये सवाल करें कि ऐनक मेरा पहला इलाज है या आखिरी इलाज है? नहीं। क्या कभी किसी ने कहा है कि ये ऐनक जो है ये एक नशा है या ये एक भाड़ा सा बन गया है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ ना? नहीं। अच्छा, क्या वजह है? वजह ये है कि वो जो कि लगानी है और चले जाना है और उसके बारे में किसी ने मिसक्रिएट ही नहीं की है कभी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। जो जिसकी बिनाई कमज़ोर होती है वो जाके अपनी ऐनक लगवा लेता है उस नंबर की, और जितनी ज़रूरत होती है उतनी लगवा लेता है। किसी को 0.5 की चाहिए तो वो लगेगी, किसी को दूर की चाहिए तो दूर की लगेगी। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर भी इंसुलिन एक ऐनक की तरह है।
सर यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगी, ऐनक लगाना आपको तकलीफ नहीं देता, जबकि वो सुई चुभना थोड़ी वो पेनफुल चीज़ है। इसी पॉइंट पे चूँकि इंसुलिन में सुई का इन्वॉल्वमेंट आ गई, तो इस वजह से इसके बारे में मिथ्स भी ज़्यादा क्रिएट हो गए। तो बहुत सारे लोग इसको पहला आखिरी इलाज, फिर इस तरह के क्वेश्चन शुरू हो गए। एज ए रिजल्ट कुछ इंसुलिन के बारे में नेगेटिव थाट्स भी डेवलप हुई, बट इट्स एनकरेजिंग कि इतनी सारी स्ट्रगल के बाद लोगों में अवेयरनेस जो हम करते रहते हैं क्रिएट उसके, और बहुत सारे लोगों के इसमें कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे फिजिशियंस का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे जनरल फिजिशियंस का कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है कि उन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। अब लोग इंसुलिन के बारे में इस तरह की थाट्स बहुत कम लोग रखते हैं। अक्सर लोग इंसुलिन को ईजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए ट्रीटमेंट प्लान, उसको अपना एक ट्रीटमेंट समझ के उसको एक्सेप्ट करते हैं। इंसुलिन इज़ ए साइंटिफिक ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों में हाइपोज के इश्यूज बहुत आते हैं। 10 ईयर से कम जो बच्चे हैं उनमें लो शुगर अटैक्स जब होते हैं तो बता नहीं सकते वो। अच्छा। तो हम फिर ये करते हैं कि उनको हम उनका HbA1c का जो टारगेट है वो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे हमने उसको टाइट करके 6.5 पे रखना है, उसको हम 8% तक अलाउ कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो 8% जब अलाउ करते हैं तो उनमें ब्लड शुगर लेवल थोड़े से हायर साइड पे रख लेते हैं, लेकिन लो शुगर अटैक्स को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि लो शुगर अटैक्स बार बार होना बच्चे में दैट कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, तो वो उससे प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो बच्चों में एक तो ये हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत ख्याल रखना होता है। फिर बच्चे जब एक्सरसाइज करने जाते हैं उस वक्त उनका देखना होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार ना हो जाए। फिर बच्चों के ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ अगर वेल मैनेज ना हो, उसके साथ कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, तो इसका मतलब है बच्चे की ग्रोथ पे मनफी असर पड़ सकता है। तो ग्रोथ का, हाइट की असेसमेंट, उस बच्चे की जो रिप्रोडक्टिव असेसमेंट है ये ज़रूरी होती है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के लेवल पे जाके, क्योंकि पीडियाट्रिक्स के भी अलग एंडोक्रिनोलॉजी का फील्ड है, एंड एडल्ट एंडोक्रिनोलॉजी वाले भी इस फील्ड को डील करते हैं। तो बच्चों की हाइट और वेट और उनकी जो अदरवाइज ग्रोथ है इसके ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। सर ये कोमॉर्बिड जो है बीमारी ये लग सकती है। अब आपने बताया कोमॉर्बिड जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उनमें 30% तक का रिस्क होता है कि उनको थायराइड डिजीज़ भी हो। ठीक है। तो इनको हमने थायराइड के लिए स्क्रीन करना होता है, थायराइड डिजीज़ के लिए उसके लिए टेस्ट होते हैं, TSH होता है, फ्री T4 होता है, उसको करना चाहिए, क्योंकि लो थायरॉक्सिन बॉडी में ग्रोथ को मुतासर करती है और बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। ठीक है। तो थायराइड की डिजीज़ को मस्ट एक्सक्लूड करना चाहिए टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में जो बच्चे होते हैं। इसी तरह जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं उनके अंदर एक और बीमारी है, उसको हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। ये डिजीज़ बेसिकली ग्लूटेन सेंसिटिविटी को कहते हैं, यानी जो ग्लूटेन विच इज़ अवेलेबल इन वीट फॉर्म जो वीट के अंदर जाता है, हमारा रूटीन में जो आटा और ये सारा कुछ ब्रेड यूज़ करते हैं, इसमें ग्लूटेन नामी एक केमिकल होता है। तो ग्लूटेन अगर सेंसिटिविटी हो बच्चे को तो उसको फिर उसके नतीजे में एनीमिया और उसके अंदर मैल एब्जॉर्प्शन के फीचर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे हैं इनके अंदर बहुत हाई परसेंटेज होती है ऐसे बच्चों की भी जिनको साथ में सीलिएक डिजीज़ भी होती है। तो ये सीलिएक डिजीज़ और ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म ये दो डिजीज़ बहुत कॉमनली एसोसिएटेड हैं टाइप 1 के साथ। तो इन दोनों के लिए हमें स्क्रीन करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मैनेजमेंट की बात हो रही है तो आजकल एक बहुत ही न्यूज़ चली हुई है, एक रेवोल्यूशनरी न्यूज़ चली हुई है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ की। कोई BCG वैक्सीन है विच वाज इनिशियली डेवलप फॉर ट्यूबरकुलोसिस, और वो ये कह रहे हैं कि वो इसको ट्रीट कर सकती है, डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकती है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़। तो आप इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं कि BCG के 2 इंजेक्शन लगेंगे, एक इंजेक्शन पहले लगेगा, फिर उसके 4 वीक्स के बाद एक और इंजेक्शन बूस्टर डोज लगेगी। और उसके साथ एक्सपीरियंस जो है साइंसदानों का ये है कि 3 ईयर्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स नीचे आ गए। टाइप 1 डायबिटीज़ का जो वो सारा हाइपरग्लाइसीमिया का रही थी वो मैनेज होना शुरू हो गया। जो ऑटोइम्यून पार्ट था डायबिटीज़ टाइप 1 का वो मैनेज हो गया। और ये सारे सब का ये ख्याल है कि BCG ने एक इम्यून मीडिएटेड उसके अंदर चेंजेस लाता बॉडी में, एज ए रिज़ल्ट जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो क्योर्ड हो जाती है एक तरह से। अच्छा। और फिर अब जो स्टडीज़ आई हैं उसमें ये है कि 3 ईयर तक एक स्टडी में उन्होंने कहा कि लेवल नीचे आ गए और फिर अगले 5 ईयर तक वो मैनेज रही डायबिटीज़। अब ये स्टडी टोटल 8 ईयर की हुई है, तो अब वो आगे रहती है नहीं रहती ये बात भी अभी इम्पॉर्टेंट है इसके हवाले से। फिर कितने बड़ा सैम्पल साइज लिया, उसमें से कितने स्क्रीन किए, ये सारी बातें भी डिटेल्स हैं।
तो जब चीज़ें आपको मैं बता दूं कि जब रिसर्च होती है तो वो पहले रिसर्च पब्लिश होती है, उसको फिर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन टेकअप करती है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट लेते हैं उसको, फिर वहाँ ये प्रेजेंट्स होती हैं स्टडीज़, और अल्टीमेटली वर्ल्ड वाइड फिर इसकी एक फोरम जो बना हुआ है उसके ऊपर मीटर्स के ऊपर रिकमेंडेशंस बनती हैं। तो अभी ये जो BCG वाली बात है ये साइंटिफिकली तो काफ़ी हद तक लिटरेचर में आ रही है, लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या ये रिकमेंड हो गई है कि नहीं एज ए ट्रीटमेंट फॉर्म ऑफ डायबिटीज टाइप 1, अभी रिकमेंडेशन की फेज़ पे नहीं है। अच्छा। रिकमेंडेशन तभी आती है जब बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हो और स्टडी जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा हो। से अगर हम यहाँ पे तो 300 मरीजों में एक स्टडी प्लान करते हैं उसको भी इम्पैक्ट नहीं होएगा जो हम 10,000 पेशेंट में प्लान करते हैं। बिल्कुल, सैंपल साइज जितना बड़ा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा आता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये इसी से मज़ीद काम हो और एक दिन ये BCG वाला मामला जो है ये रिकमेंडेशन में आ जाए। सर दैट वुड बी अ मेजर ब्रेक थ्रू। सर अब प्रोग्राम का चूँकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास बहुत लिमिटेड है, तो आप एक टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को? टेक होम मैसेज मेरा, चूँकि टाइप 1 डायबिटीज़ भी हम बात कर रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि ये वालिदैन का बहुत अवलीन फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि इंसुलिन के बारे में वो पढ़ें, इंसुलिन को इस्तेमाल करें और इसी तरह उनको मोटिवेट करें जैसे वो जब ग्लासेस लगवाते हैं तो मोटिवेट करते हैं, या जैसे उनको जब जिम ज्वाइन कराते हैं या कोई और एक्टिविटी ज्वाइन कराते हैं तो उसको मोटिवेट करते हैं। आखिर हम बच्चों को पढ़ाते भी तो हैं ना, तो जब हम पढ़ा सकते हैं, नई नई उनको नॉलेज दे सकते हैं, तो डायबिटीज़ भी एक नॉलेज ही है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, बस उसमें बच्चे को मैंने इस सेंस में करना है, उसको अच्छा नॉलेज देना है टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, सो दैट वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके और ये उसके अंदर फियर ना हो कि मैं डायबिटिक हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ए डायबिटिक कैन डू एवरीथिंग। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 64 ईयर से इंसुलिन लगा रहे हैं और वो उसके साथ तंदुरुस्त और तवाना है। थैंक यू सो मच सर, और ये मोटिवेशनल मैसेज के लिए तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, बिकॉज हमारे व्यूअर्स अक्सर बहुत डर जाते हैं जब भी हम डायबिटीज़ का जिक्र करते हैं। एज़ फॉर द व्यूज़, आज हमने बात की टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की, क्या डिफ्रेंशिएशन है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और एक जो नया एक जो अपडेट हमारे पास आई है BCG वैक्सीन पे, उसके ऊपर भी डॉक्टर जावेद इकबाल ने हमें गाइड किया। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड इफ़ यू लाइक दिस प्रोग्राम हिट द लाइक बटन, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उनको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।